फिर हम बात करने वाले हैं हीमोस्टेसिस के बारे में। हेमियोस्टेसिस से कन्फ्यूजन करना, हीमोस्टेसिस नाम है इसका। तो हेमियोस्टेसिस हीमोस्टेसिस के बारे में बातचीत करने से पहले मैं बता दूँ कि ये टॉपिक दोनों जगह आता है, फर्स्ट ईयर में भी होगा, सेकेंड ईयर में भी होगा। सेकेंड ईयर में जनरल पैथ में आता है, ये उसमें नहीं आता, उसमें खाली डिसऑर्डर दे रखे हैं। डिसऑर्डर के बारे में मैं अगले लेक्चर में चर्चा करूँगा। अभी मैं जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए ज़रूरी है, उसके साथ सेकेंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा जनरल पोर्शन है, तो इतना ऐसा कुछ खास बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकेंड ईयर वाले भी पढ़े हैं, यदि आपने समझ में नहीं आया वो टॉपिक तो सिंपल सी बात है, ऐसा जान नहीं रहा कि सेकेंड ईयर वाले पढ़ेंगे नहीं। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ हीमोस्टेसिस की। तो हीमोस्टेसिस को मैं पहली बात तो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, यदि उसके बाद में नॉर्मल लेवल पर रिएक्शन देंगे। तो पहली वाली बात होती है वेस्टिकुलर इंजरी होती है। जैसे वेस्कुलर इंजरी हुई, तो वेस्कुलर इंजरी के केस में सबसे पहले हमारी ब्लड वेसल को क्या करेगी, तो ब्लड वेसल क्या करेगी, सबसे पहले जो प्लाग वगैरह पड़ना, फाइब्रिन वगैरह जो हो, बात ही बात है। सबसे पहले जो होगा वो होगा कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ताकि उस जगह ब्लड जाए नहीं, कोई दूसरी जगह जाते मान के वेसो डायलेशन हो जाए गलती से, तो सिंपल सी बात है ब्लड ही फ्लो कर जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए क्या करेगी, सबसे पहले क्या करेगा, तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा उस जगह, जिसके कारण क्या है कि उस जगह की सप्लाई है उसको क्या है कि घटाया जा सके। तो ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, ये चीज़ है। ये पूरा पार्ट हो गया हकीकत में ख़त्म। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने की जैसे कुछ खास जरूरत नहीं, कुछ भी आप हिसाब लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है, इसके बाद आती है हमारे प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लाग। ये थोड़ी सी लंबी प्रोसीजर, उसके बारे में बात करेंगे। प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लाग में जैसे फर्स्ट ईयर की है खाली, तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें प्लेटलेट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है। और जो सेकेंड हीमोस्टेटिक प्लाग रहता है उसमें फाइब्रिन का या कोएगुलेशन वाला कैस्केट पड़ते हैं पूरा, उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। ये प्लेटलेट्स का इन्वॉल्वमेंट के आधार पर मैं बता दूंगा प्लेटलेट कैसे कैसे इन्वॉल्व रहती है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे वेस्कुलर इंजरी होती है, जैसे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन तो एक पूरा एक अलग स्टार्ट किया, जैसे वेस्कुलर इंजरी से स्टार्ट करनी है यहाँ पे फिर दोबारा। तो वेस्कुलर इंजरी हुई, तो जैसे वेस्कुलर इंजरी हुई तो वो क्या रिलीज करती है एंडोथेलिन को। एंडोथेलिन के बारे में मैं जब वो एक्सप्लेन करूँगा तो ड्रग्स वगैरह भी आती है, तो कार्डियोवैस्कुलर पैथोलॉजी या फार्माकोलॉजी में एक्सप्लेन करूँगा जहाँ तक है। तो इसलिए एंडोथेलिन होती है, एंडोथेलिन रिलेक्ट करता है, या फिर तो ऐसा लगा ली वेसल्स पे एंडोथेलिन होता है, इतना तो पता लगा सकते हैं। तो एंडोथेलिन रिलीज हो जाएगा क्योंकि टूट गई वेसल्स हमारी, तो एंडोथेलिन रिलीज हो जाता है, वो क्या करता है तो स्टिमुलेट करता है इसको, किसको, हमारे वॉन विलिगन फैक्टर को मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, मैं नाम लिखने में बहुत दिक्कत आती है। तो वॉन विलिगन फैक्टर जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है। वॉन विलिगन फैक्टर क्या करता है, इस तरीके से ये बाइंड कर जाता है कहाँ से, इंजर्ड साइड से। वॉन विलिगन फैक्टर की बात कर रहा हूँ, बाइंड कर जाता है टू इंजर्ड साइट, तो जो साइट हमारी इंजर्ड हो रखी है, वेसल इंजर्ड हो रखी है, वहाँ से बाइंड कर जाता है हमारा कौन, वॉन विलिगन फैक्टर। ये इंजर्ड साइड से बाइंड कर गया, ये चीज़ है। इतना आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं डायग्राम भी बनाया था। तो ये वेसल्स है, वेसल्स में यहाँ इंजरी होगी, तो यहाँ एक तरीके से बोन विलिंग फैक्टर है हमारा, ये बाइंड करेगा। एक फिर से ड्रग्स भी आ जाती है, बताओ तो चल ड्रग्स के बारे में बता दें इसलिए करूँगा। तो इसमें एक रिसेप्टर होता है, जिस रिसेप्टर का नाम होता है हमें GV1 सेकेंड ए। अब ये थोड़ा सा जिससे दिक्कत आएगी, आप ध्यान रखना GB1 ध्यान रखना, GB1 ध्यान रखें, GB1 रिसेप्टर जो होता है वो रहता है, सिंपल सी बात, सेकेंड भी जब ध्यान रखें नहीं रखें, लेकिन GB1 रिसेप्टर ध्यान रखें हम। इसमें होता कौन सा, हमारे GB1 रिसेप्टर होता है, GB या GP1 होता है। जैसे GP1 रिसेप्टर जो होता है, इससे आगे जैसे मैं कहता हूँ ना, ये क्या होता है, GP, जैसे ये रिसेप्टर है तो ये GP1 ही हो गया, GP1 होता है, या 1B भी कह देते हैं, GP1 या VP1 भी। तो उससे क्या है तरीके से वो किस पे प्रेजेंट होता है, तो प्लेटलेट्स पे, इसलिए यहाँ पे आप प्लेटलेट्स का इन्वॉल्वमेंट आना शुरू हो गया। तो क्या आ गई, हमारी प्लेटलेट्स आ गई।
प्लेटलेट आ गई, वो जुड़ गई इससे, किससे, हमारे GV1B से। तो ये प्रक्रिया कहलाई क्या, हमारी एडेशन। क्योंकि इतनी चीज़ समझ गया। तो एक तरीके से ये जो पहला जो हमारा सिस्टम चल रहा था वो एक्सपोजर चल रहा था, इसे लगा लेते हैं। ये जो जुड़ने वाली प्रक्रिया जो होती है, इसका इससे जुड़ने वाला, इस प्रक्रिया को हम कह देते हैं एडेशन। प्रक्रिया भी याद रखें, एडेशन कौन सी क्रम में, एक बार प्रक्रिया के नाम भी पूछ सकता है, एडेशन। ये सेकेंड ईयर के साथ प्रोसेस चल रहा है अभी। तो एडेशन वाली प्रक्रिया जो होती है वो होती है एक तरीके से क्या, हमारा प्लेटलेट का वॉन विलिंगम फैक्टर से जुड़ना। किसके रिसेप्टर के साथ है, रिसेप्टर याद रखना सबसे जरूरी है, GP1B के रिसेप्टर की सहायता से हमारा जो प्लेटलेट है वो इतने वॉन विलिंगम फैक्टर से जुड़ी हुई है। और सबसे पहला जो वॉन विलिंगम फैक्टर का एंडोथिलिन से जुड़ना था उसको क्या कहते हैं, हम एक्सपोजर कह रहे थे। इसलिए दो चीज़ें आ गई हमारी, एक्सपोजर फिर एडेशन। फिर अब जुड़ गए तो प्लेटलेट के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज आएंगे। तो वो चेंज आते हैं, वो क्या करता है कि एक तरीके से रिलीज करता है हमारे ADP2P को, ADP2Y12, या फिर ऐसे ही खाली यही ध्यान से 2Y12 होता है, P2Y12, इसको याद रख सकते, EDP याद रखे नहीं रखे, P2Y12 होता है रिसेप्टर, इसको रिलीज करता है कौन, हमारा ये प्लेटलेट। जिससे आगे क्या जुड़ता है, ADP के लिए रिसेप्टर है तो सिंपल सी बात है ADP जुड़ेगा। किससे क्या जुड़ता है, ADP जुड़ता है। अब इससे क्या होता है, इससे ये जो चीज़ होती है, जो हमारे अंदर एक प्लेटलेट के अंदर एक और रिसेप्टर होता है जो कि मतलब नॉर्मल केस में बाहर नहीं रहता, वो सेल के अंदर ही अंदर एंडोसाइटोसिस या कुछ भी मान लीजिए, वो मैंने शेयर के आप लगा लीजिए कैसा होगा। तो सिंपल सी बात है, जो सेल के अंदर ही एक रिसेप्टर रहता है जिसका नाम होता है GP2B3A। हाँ, B सेकंड से लगाइए, सेकंड B फिर 3A ऐसे। तो सेकंड B 3A वाला होता है रिसेप्टर, वो क्या है, अंदर होता है, लेकिन वो क्या एक्सोसाइटोसिस करता है इसके बाद। और एक्सोसाइटोसिस को करने के बाद क्या होता है, इस तरीके से वो क्या करता है, उसको रिलीज कर देता है बाहर। तो इस तरीके से इसको ADP को इसको P2Y12 से जुड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, एक्टिवेशन। तो इसलिए मैं पहले करूँगा एक्टिवेशन, दूसरे मिलता हूँ मैं एक्टिवेशन। तो ये होता है ADP बाइंड टू कितने, P2Y12। ADP रिसेप्टर लगाने की जरूरत नहीं है, P2Y12 नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड ड्रग्स आती है कैपिटोग्रेल, प्रासुग्रेल वगैरह, उसकी बात नहीं है। उसके अलावा क्या है कि ये प्लेटलेट रिलीज करती है हमारा क्या, थ्रोम्बोक्सिन H2। अब यदि आपने सेकेंड ईयर पढ़ लिया तो ये बताइए, प्लेटलेट एग्रीगेटिव फैक्टर रहता है, जिसके कारण क्या है कि प्लेटलेट को इस तरीके से सिग्नल जाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट होना है। इस तरीके से कोई ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट आएंगे उतना ज़्यादा हमारा सही प्लग बनेगा। तो इसलिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होता है कि चलिए प्लेटलेट्स का इक्विलिब्रेशन होने लग जाता है थ्रोम्बोसिन A2 की साइड से। मेन जो प्रक्रिया होती है वो रहती है, तो इसे क्या कहते हैं, हम एक्टिवेशन वाली प्रक्रिया कहते हैं। जिसके कारण जो हमारा एक रिसेप्टर पड़ा हुआ था बीच में, वो बाहर निकलने लग जाता है। जिसके कारण चाहे मैं दोबारा बनाऊँ तो ये ऐसे प्लेटलेट्स है, तो प्लेटलेट्स के बाहर रिसेप्टर निकल गया हमारा कौन सा, ये रिसेप्टर था, ये है GP2B3A, जो बाद में है उसमें ये आएगा, ये जिसके कारण क्या है कि जो दूसरी प्लेटलेट्स होती है वो जुड़ने लग जाती है। तो ये दूसरी प्लेटलेट्स है वो जुड़ने लग गई, तो जिसके कारण क्या चेन बनी है, तो यहाँ पे प्लेटलेट जोड़ूँ तो ये चेन बनने लग जाती है। तो जिसके कारण उसका कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, हमारी एग्रीगेशन की। तो एक तरीके से ये हमारे एक तरीके से क्या होगा, एक तरीके से प्लेटलेट वाली प्रक्रिया हो गई, सिंपल सी बात है। उसके अलावा क्या है, जैसे मैंने बताया था, ये थ्रोम्बोक्सिन A2 भी रिलीज करता है, जिसको ले देता हूँ इसी अंदर मैच में, क्योंकि क्या करते हैं इस तरीके से प्लेटलेट के एग्रीगेशन को बढ़ा देती है। एग्रीगेशन प्रक्रिया को नहीं करती है, इसे ध्यान में, थ्रोम्बोक्सिन A2 एग्रीगेशन वाली प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसको एग्रीगेशन को बढ़ा देती है। रेट जो होती है एग्रीगेशन की, उसको बढ़ाने का काम करती है, ताकि प्लेटलेट जितनी जल्दी आसपास आएंगे उतनी ज़्यादा एग्रीगेशन होगा। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ाने का काम करती है। तो इसलिए स्टेप ध्यान रखना, सबसे पहले क्या था, हमारा एक्सपोजर था। एक्सपोजर में क्या हो रहा था, जो वॉन विलिंगम फैक्टर था जो वो किससे जुड़ रहा था, हमारे इंजर्ड वेसल से जुड़ रहा था। और उसके बाद क्या आ गया हमारा, सिंपल सी बात है, एक तरीके से जो एक्सपोजर के बाद क्या हो गया, एक तरीके से हमारा एक्सपोजर के बाद आ गया एक तरीके से एडेशन आ गया। एडेशन के बाद क्या आ गया, तुम्हारा एक्टिवेशन आ गया।
और फिर लास्ट में क्या हो गया, हमारा एग्रीगेशन आएगा। ये स्टेप याद रखें आप, कोई से भी ईयर में हो, ये स्टेप चारों स्टेप याद होनी चाहिए, नाम तो याद होनी चाहिए, तो अंदर की रामायण याद नहीं होनी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। और सेकेंड ईयर के वालों के लिए क्या समझना जरूरी है मैं बताऊंगा अब इसमें। तो इसमें ध्यान रखना, एक्सपोजर के बाद एडिशन आता है। क्या तरह सोचेगा एक्सपोजर के बाद एक्टिवेशन आएगा, तो ये ख्याल में आता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। एक्टिवेशन जो होता है बाद में आता है, और उससे पहले आता है एडिशन। सिंपल सी बात है। कौन कौन से फैक्टर ये आने का, आप जैसे शॉर्ट नोट बना रहे हो किसी जगह, तो इसमें क्या था ना, GP1B इन्वॉल्व रहता है। इसमें क्या रहता है हमारा P2Y12, जो कि किसका है, ADP रिसेप्टर है। और सिंपल सी बात है, एग्रीगेशन में कौन सा रहता है हमारा, GB2B3A, 2B के रहता है 3A। एक तरीके से ये हमारा हो गया सिस्टम। सिंपल सी बात है। एक्सपोजर में कौन सा फैक्टर रहता है, बॉर्न बिल्डिंग फैक्टर रहता है। तो इसके आधार पर हम ड्रग्स का हिसाब लगा सकते हैं। अब ये पोर्शन आ गया किसका, हमारा सिंपल सी बात है फार्माकोलॉजी का, जो कि सेकंड ईयर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ पढ़ना जरूरी है। इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब पूछा जा सकता है, मतलब आता ही आता है तो नहीं कहूँगा, सिंपल से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ज़्यादातर पढ़ा नहीं जाता टॉपिक, तो उसमें से पूछा जा सकता है। जो टॉपिक नहीं पढ़े जाते हैं उसको वह क्वेश्चन सबसे पहले आता है। तो इसलिए बात करके चलो, सिंपल सी बात है, जो हमारा इसकी तो बताने की जरूरत नहीं है कि थ्रोम्बोसिन A2 में एंड साइड इन्वॉल्व रहेंगे, अब ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी, तो कई बात है। तो थ्रोम्बोसिन A2 को इनिबिट करने का काम कौन करता है हमारा, सिंपल सी बात है एस्पिरिन। अब एस्पिरिन ही उपयोग क्यों करते हैं और कोई उपयोग क्यों नहीं करते, इसके बारे में चर्चा मैं तभी करूँगा, अभी मेरा मूड नहीं है, या फिर मैं भूलवा लिया हूँ उसके बारे में। तो ये चीज़ है, इसके बारे में हम सारी चीज़ों को बोलते हैं। इसको बढ़ाने का जो काम करता है, इसको बोलने का, वो आता है हमारा डेस्मोप्रेसिन। मैं जब बात करूँगा, जब मैं हीमोफीलिया पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा ये वॉन विलियम फैक्टर जो होता है और हमारा फैक्टर 8 होता है, वे आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, काफ़ी बार क्या होता है कि इस तरीके से हमारा हीमोफीलिया इस कारण हो जाता है कि हमारा वॉन विलियम का फैक्टर ही कम हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ होती है कि इसमें डेस्मोप्रेसिन का काफ़ी उपयोग हो जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है उसको वॉन विलियम फैक्टर का जो रिलीज है उसको बढ़ा देती है, जिसके कारण का सर्कुलेशन में हमारा फैक्टर 2 मतलब ये फैक्टर 8 है और ये है, इससे ज़्यादा वन विलियम का फैक्टर है, दोनों आसानी से सर्कुलेट कर सके। तो ये क्या है, नॉर्मल केस में जो भी आप निकालेंगे ब्लड से, आपको ये फैक्टर और ये फैक्टर 8 और ये आपस में जुड़े हुए मिलेंगे। तो इसलिए ये चीज़ है, तो ये क्या है कि ये क्या रिलीज को बढ़ा देता है थोड़ा सा हमारे किसको, वॉन विलियम फैक्टर को डेस्मोप्रेसिन। चलो इसकी बात चर्चा तभी की जाएगी। उसके अलावा बात करें फैक्टर 1B इनहिबिटर की, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें बात करके चलूँ, इसके डेफिशिएंसी हो रही है, जैसे ड्रग्स तो होती हैं, ड्रग्स उसके अलावा डेफिशिएंसी होती है, दवाइयाँ भी होती हैं इस तरीके से, अब दवाइयाँ को इसे डिजीज भी होती है। तो डेफिशिएंसी से इस तरीके से कौन सा डिजीज डेवलप होती है, जिसका मतलब बेर्नार्ड-शोलियर सिंड्रोम। ये पता लगे बेर्नार्ड-शोलियर सिंड्रोम, जिससे GP1 फर्स्ट बी से बेर्नार्ड-शोलियर सिंड्रोम डेवलप होता है। इस पे आता है मेन क्वेश्चन आता है, वो आता है इस पे कौन कौन सी ड्रग्स काम करती है। इस पे कोई डिजीज नहीं होती, इस पे खाली ड्रग्स काम करती है, जिसका नाम होता है हमारा क्लैपिडोग्रेल। चलिए देता हूँ मैं, क्लैपिडोग्रेल, और कहते हैं प्रासुग्रेल, जो कि सिंपल सी बात है CY19 वाले इस पर काम करती है। जैसे फैक्टर पड़ा हुआ, जो कि क्या है, सिंपल सी बात है ड्रग्स के पाचन करने का काम करता है। सिंपल सी बात है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। चलो अब क्या ही चर्चा करें, तब करेंगे। जिसमें लास्ट में हमारा टॉपिक आता है, वो आता है हमारा GP। ये थोड़ा सा एक तरीके से एग्रीगेशन वाला मेन टॉपिक आ गया। सिंपल सी बात है, मैं टॉपिक तो नहीं है, ये डिस्क्रिप्टर आ गया। इससे रिलेटेड डिजीज भी मिल जाती है और इससे रिलेटेड मिल जाता है हमारी ड्रग्स भी। तो डिजीज के बारे में मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। डिजीज का जो नाम है वो है हमारा, सिंपल सी बात है, गेल्जमैन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो ये हो गया हमारा गेल्जमैन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एग्रीगेशन में। तो GP सेकेंड भी 3A से रिलेटेड ड्रग्स की बात करके चलें। टॉपिक्स में आती है हमारे एपिटिनिव, वो आती है हमारे एपीफिबेटाइड, स्पेलिंग चेक कर लेना, एपीफिबेटाइड आती है। और इसके अलावा क्या है, टॉर्फीबेन आती है।
टिरोफिबान। ये तो मेरे प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अलग है। एपीफिबेटाइड आती है, किसमें इस तरीके से तुम्हारा जो इधर GP3 वाला, और इस तरीके से इसमें एंटीबॉडी भी यूज होती है। इस तरीके से एंटीबॉडी है, ये ड्रग्स नहीं है। वो आती है हमारे एबिक्सी एबिक्सी में आप ज़्यादातर ध्यान रहता है लोगों को, क्योंकि थोड़ी सी एंटीबॉडीज पड़ते हैं तो बाव बाव बहुत ज़्यादा जगह आता है। ये एपीफिबेटाइड है और टॉरफिबेन है, वो याद नहीं लगती। और इसका मैं बताऊंगा तो शायद, जैसे मैंने कुछ समय पहले टॉपिक पढ़ा था, वो आता है हमारा सिंपल होता है अनस्टेबल एंजाइना, उसमें काफ़ी बार इसका यूज हो जाता है। इस तरीके से अनस्टेबल एंजाइना में काफ़ी बार यूज होता है। अनस्टेबल क्या होता है यार, नॉन एस्टी एलिवेशन एनीमा, इसके बारे में अगर चर्चा तो तभी की जाएगी। ये बात होती है एपीफिबेटाइड और टॉरफिबेन एपिक्सीमा। तो इस तरीके से हमारे इस तरीके से एंटीप्लेटलेट ड्रग्स है, उसका सेशन पूरा हो गया। इस तरीके से कौन कौन सी एंटीप्लेटलेट ड्रग आ गई, रिवाइज करते हैं। सबसे पहले एंटीप्लेटलेट ड्रग आ जाती है, चल मैं अब लिख ही देता हूँ, लग जाएगा, एक एक करके लिखते हैं हम। तो हमारी एंटीप्लेटलेट ड्रग्स आ गई इस तरीके से। एक तो हमारे थ्रोम्बोक्सिन A2 की इनिबिटर कौन है, इस तरीके थ्रोम्बोक्सिन A2 की, वो आ गई हमारी इस तरीके से एस्पिरिन। ये कोई भी नहीं भूलता, क्योंकि सबको याद रहती है एस्पिरिन। उसके अलावा ये भी कोई नहीं भूलता ज़्यादातर, कौन सी थी हमारी P2Y12 की, जैसे क्लेपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल, और क्या आती है हमारी टिकागोरेल। कैपिडो प्रासुग्रेल याद रखनी है। तो उसके अलावा याद आती है हमारी कौन सी थी, जीवी, इसमें एबिक्सी मैप तो सबको याद रह जाती है, एबिक्सी मैप, लेकिन ये ध्यान नहीं रहती, एपी फेबेटाइड ध्यान नहीं रहती। एप्टीफिबेटाइड को भी आता है, कॉम्प्लेक्स का नाम होता है, और टीरोफिबान। तो इसलिए फिर दोबारा रिपीट कर सकते हैं। एस्पिरिन वाली होती है, यूज मैं ऐसे बताऊंगा जब वो हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे, डिजीज वगैरह पर में भी पढ़ लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से एस्पिरिन यूज होती है इस तरीके से। उसके अलावा क्या यूज होती है हमारे, क्लेपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल और टिकाग्रेल। उसके अलावा जो हमारे G3B में कौन सी यूज हो रही है तरीके से, एपिक्सीमा और एपिटिफिबान, एप्टीफिबाटाइड और टॉरफिबान, टीरोफिबान। एपीफिबेटाइड, टीरोफिबान, तो ऐसे एकदम कॉम्प्लेक्स नेम है, तो ऐसा याद रख लीजिए, एक जगह लिख के रख लीजिए, एपीफिबेटाइड और टॉरफिबान। एक तरीके से हमारा हो गया ड्रग्स का सेंशन पूरा। इसका ड्रग्स में ज़्यादा लंबा जाना नहीं है, वो मेन रूप से हम और चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद आती है हमारी सिंपल सी बात है कि ये तो हमारा प्राइमरी हीमोस्टेटिक प्लाक बन गया, लेकिन उसके बाद आती है हमारी सेकंड हीमोस्टेटिक प्लाक। सेकेंडरी हीमोस्टेटिक प्लाक में क्या होता है कि एक तरीके से ये जो हमारा सिस्टम तो खत्म हो गया एक तरीके से प्लेटलेट्स का, लेकिन खाली प्लेटलेट्स के पहुंच जाने से काम नहीं चलता, क्योंकि सिंपल सी बात है। उसके बाद प्रॉपर चीज़ें मजबूती चाहिए होती है, फाइबर वगैरह चाहिए होते हैं, तो फाइबर वगैरह का भी प्रोडक्शन होना जरूरी है। तो इसलिए ये चाहिए। इसके जो पाथवे रहते हैं, तो दो तरीके के पाथवे रहते हैं। प्योर फर्स्ट ईयर वाला आता है सिस्टम यहाँ पे, प्योर फर्स्ट ईयर का है एक तरीके से सिस्टम। तो हमारा आता है एक तरीके से इंटरेंसिव पाथवे, और एक होता है हमारा एक्सटेंसिव पाथवे। इंटरेंसिव पाथवे में बात करके चले, तो वो जो होता है इस तरीके से, वो नेगेटिव चार्ज एक तरीके से जो होता है कॉन्टेक्ट एक्टिवेशन होता है इस तरीके से।
कॉन्टैक्ट या किसी सर्फेस से कॉन्टैक्ट आगे किसी नुकीली चीज़ हो गई तो वही तरीके से कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन होगा। इसे एक्सटेंसिव पाथवे जो होता है उसमें टिश्यू फैक्टर होता है, क्योंकि जो हमारा टिश्यू होता है वो भी एक तरीके से टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यू कहीं पहुंच गया कोई वहाँ पे, जैसे इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है, तो ऐसे कोई टिश्यू फैक्टर जो होता है वो क्या करता है इस तरीके से हमारा प्लेटलेट्स को बनाने, मतलब इस तरीके से को हीमोस्टेटिक प्लाग बनाने का काम करता है इस तरीके से। कोएगुलेशन कैस्केड भी कह देते हैं, तो कोएगुलेशन कैस्केड भी लिखा जाता है, कैस्केड भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद कहते हैं टिश्यू फैक्टर के लिए रहता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें। इसमें कौन सा पाँच चीज़ इन्वॉल्व रहती है, हमारा रहता है फैक्टर 7। ये चीज़ पता नहीं किसमें कौन सा इन्वॉल्व रहता है, हमारा फैक्टर 7 इन्वॉल्व रहता है। और इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है हमारा, सिंपल सी बात है, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर आ जाते हैं, बहुत दूर के सबरे फैक्टर ही इसमें आते हैं। जिसमें क्या क्या आता है हमारा, सिंपल सी बात है, जो हमारा आता है 12 फैक्टर आ जाता है इस तरीके से, 11 वाला फैक्टर आ सकता है। उसके अलावा क्या फैक्टर आ सकता है, 9 वाला फैक्टर आ सकता है, जैसे 11 का 9 ही लिख दिया मैंने। तो उसके अलावा 9 यार बहुत कच्चा बची होगी, 12, 11 के अलावा 9 वाला फैक्टर आ जाता है, और 8th वाला फैक्टर भी मान सकते हैं, मतलब 8th का फैक्टर है वो इतने 7 का ये आती है। और जो कॉमन रजिस्टर होती है उसमें तो 10th वाला फैक्टर तो होता ही है। तो इस तरीके से ये हमारे फैक्टर इसकी चीज़ के लिए हो गए। उसके अलावा 5th वाला फैक्टर भी जोड़ सकते हैं, 5th वाला भी इन्वॉल्व रहता है इसमें। तो इस तरीके से ये हमारा सिस्टम होता है, वो होता है कि इस तरीके से किसका, इसका 5th वाला या कुछ होता है, कुछ जगह नहीं है। तो उसके अलावा मैं बात करके चलूँ इससे नापते कैसे हैं, इसको पता कैसे चलता है। तो इंटरेंसिव पाथवे जो होता है वो आता है पीटीटी से नापते हैं। इंटरेंसिव पाथवे जो होता है उसमें प्लाज्मा थ्रोम्बल प्लास्टिन टाइम भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इससे नापते हैं इस तरीके से। फ्री प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या कोई भी डिफेक्ट आ जाए इसका, ज़्यादातर जैसे हीमोफीलिया ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि सिंपल ज़्यादा फैक्टर 8 इन्वॉल्व है इसमें, तो इसलिए सिंपल सी बात है पीटीटी की मॉनिटरिंग की जाती है। और इसमें सिंपल सी फैक्टर 7 मेडिटेट है, तो विटामिन के इन्वॉल्व रहेगा। विटामिन के और फैक्टर भी रहते हैं, पूछा सकता है उससे, वह बताऊंगा। तो सिंपल सी बात है, उसको क्या करते हैं, हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम से मॉनिटरेट करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम दोनों अलग अलग चीज़ें, इसको आप याद रखें क्या क्या फैक्टर रहते हैं। मेन चीज़ आपको एक्टिवेशन वाला फैक्टर पता होना चाहिए। टिश्यू फैक्टर रहता था, उसमें क्या नेगेटिव चार्ज सरफेस या कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन रहता था। फैक्टर आप अपने साथ लिख सकते हैं ऊपर वाले, मैं पूरा एक प्रक्रिया एक्सप्लेन करूँगा इसको रिलेटेड से। तो उससे बात करके चले, सबसे पहले मैं चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारा जो फैक्टर 12 है वो एक्टिवेट होता है। अब उसका कुछ भी कारण हो सकता है, चाहे कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन हो सकता है, कोई भी एक्टिवेशन कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन ही रहेगा। तो जो क्या करेगा, फैक्टर 12 को क्या करेगा इस तरीके से एक्टिवेट करेगा, जो कॉन्टैक्ट एक्टिवेशन वाले फैक्टर 12 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर 12 क्या करेगा, हमारे फैक्टर 11 को एक्टिवेट करेगा। फैक्टर 11 क्या करेगा, हमारे फैक्टर 9 को एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे क्रम बिगड़ेगा, तो 10th को आता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर रह जाता है, तो इसलिए फैक्टर 9 को एक्टिवेट करने का काम करेगा। अब हमारे जो फैक्टर 9 एक्टिवेट हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, उसमें फैक्टर 9 के संग हमारे एक और फैक्टर इन्वॉल्व रहता है, कौन सा, हमारा फैक्टर, हमारा 8th फैक्टर, जो कि सिंपल सी बात है ज़्यादा वॉन विलियम फैक्टर के संग रहता है, और वो एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट होने का कुछ भी कारण हो सकता है, वो उसका इंटरेस्टिंग कारण नहीं रहता है वैसे ज़्यादातर। तो सिंपल सी बात है, जो जो भी कारण रहेंगे, जो इस तरीके से कॉन्टैक्ट वाला कारण हो सकता है, तो इसलिए वो फैक्टर 8 होता है, वो सिंपल सी बात है फैक्टर 8 में एक्टिवेट हो जाता है। तो ये दोनों फैक्टर जो होते हैं मिलके वो क्या करते हैं, हमारे जो 10th का फैक्टर जो होता है उसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो ये हमारा एक तरीके से 10th फैक्टर होता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है। उसके अलावा थोड़ा सा हम एक्सटेंसिव पाथवे में बात करके चलें, जो हमारा फैक्टर 7 जो होता है, अब ये तो ये सिस्टम और बिगड़ा है लिखने का। तो ये फैक्टर जो 7 जो होता है वो क्या करता है, इस तरीके से हमारा फैक्टर 7 में एक्टिवेट हो गया, जैसे टिश्यू फैक्टर से हटाते हैं, टिश्यू फैक्टर आ गया,
वो भी इसी पाथवे पे काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों चीज़ चाहिए होती है, कोई भी एक काफ़ी होता है इसको फैक्टर जो हमारा जो 10th फैक्टर जो होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद जो स्टेप चलेंगे वो कॉमन चलेंगे। यहाँ तक जैसे इंटरेस्टिंग पाथवे लिखने का है तो अब आपको ये मेंशन नहीं करना, तब आपको 7 को मेंशन नहीं करना है। तब आप खाली ये जो है हमारा सिंपल सी बात है, जो हमारी कंटिन्यूटी चल रही थी वो इसी को मेंटेन करना है। टेंशन में जो इसको जो फैक्टर होता है टिश्यू फैक्टर जो 7 से आ रहा था उसको आपको मेंशन नहीं करना है। यदि खाली इंटरेस्टिंग पार्ट में दिया है बोध दे दिया जाए, कॉमन पाथवे दे दिया जाए तो आपको बोध को मेंशन कर सकते हो, खाली एक स्टेप भी बढ़ानी है। बाकी की सिंपल सी बात है, ये चीज़ बता होनी चाहिए कि कौन से चीज़ें जो होती है वो दोनों फैक्टर में कॉमन रहती है। तो इसलिए 10th ए बनना दोनों जगह कॉमन है। फिर जैसे यहाँ पे 10th की 9th के संग 8th का भी योगदान रहा था, इसी प्रकार यहाँ पे क्या है फैक्टर 5 का भी योगदान रहेगा इसके संग, और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे एक्टिवेट करेंगे हमारे प्रोथ्रोम्बिन को। तो एक तरीके से क्या हो गया, एक तरीके से हमारा प्रोथ्रोम्बिन हो गया, इस तरीके से एक्टिवेट हो गया। प्रोथ्रोम्बिन से क्या बन जाएगा थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन बन गया, ये थ्रोम्बिन कहते हैं फैक्टर 2 को। तो थ्रोम्बिन जो एक्टिवेट करता है वो क्या करता है हमारे फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करता है। इसके और भी काम है काफ़ी सारे, उसके बारे में चर्चा करूंगा थ्रोम्बिन के। लेकिन इसका एक काम आप इसमें जो फैक्टर जो हम बात कर रहे हैं उसमें मेन तो हमारा फाइब्रिन बनाना है ताकि मजबूती मिल सके उसको सीमेंट के तौर पे। तो इसलिए इसका क्या होगा जो फैक्टर 1 या फिर इस तरीके से क्या हो गया, इस तरीके से फाइब्रिन मोनोमर आ गया इस तरीके से। जैसे क्या होता है ये फाइब्रिनोजन होता है इस तरीके से। तो ऐसा क्या हो जाता है फाइब्रिन बन जाता है, फाइब्रिन बन जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना फाइब्रिन कैसे बनता है हमारा इससे बनता है। और उसके अलावा क्या है कि हमारा जो कुछ जगह मेंशन मिलता नहीं है, बाकी वो होता है हमारा फैक्टर 13 होता है जो कि कुछ जगह मेंशन मिलता नहीं है आपको। तो हमारा होता है जैसे फाइब्रिन बन गया, तो फाइब्रिन को हमारा फैक्टर 13 होता है। अभी कहते 13 कहाँ से आ गया, तो 13 जो होता है उसका नाम होता है हमारा सिंपल सी बात है फाइब्रिन स्टेबलाइजेशन फैक्टर। क्योंकि क्या करता है हमारा फाइब्रिन को क्या करता है क्रॉस लिंक बनाने का काम करता है। तो सिंपल सी बात है रस्सी आपस में आप आर पार थोड़ी सी मुड़ी हुई सी रहेगी तो ज़्यादा मजबूत तरीके से बनेगी, तो क्रॉस लिंकेज बनाने का काम करता है, क्रॉस लिंक बन जाएगा इस तरीके से। तो ये चीज़ जानना फैक्टर 13 बार बार कभी और भूल सकता है क्योंकि फैक्टर 30 होता है जो नॉर्मल आपको याद रहता नहीं है, फिर नॉर्मल आता नहीं है सिस्टम में। तो ये ध्यान रखना फाइब्रिन स्टेबलाइजेशन फैक्टर रहता है हमारे पास फैक्टर 30। तो इसी तरह हमारा फाइब्रिन जो है सिंथेसिस का काम जो होता है वो पूरा हो चुका है। इससे रिलेटेड और चीज़ों के बारे में बातचीत करूँ चलो अगले पन्ने पे करते हैं उसके बारे में बातचीत। क्योंकि मेरा खाली काम बस एक तरीके से किताब वाली चीज़ों को सीधे लिख देना नहीं है, आपको बताना कि इंटीग्रेट करना कैसे कैसे चीज़ों को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसमें जो बात आती है वो आती है कि सिंपल से आता है हमारा विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर। तो विटामिन के डिपेंडेंट वेल फैक्टर कौन कौन से होते हैं ये चीज़ पता होनी चाहिए थोड़ा सा। तो वो आता है हमारा फैक्टर 2 रहता है, फैक्टर 7 रहता है, तो 7 तो सबको पता रहती है। उसके अलावा आता है 9 भी रहता है, और सिंपल सी बात है 10 भी रहता है। तो इसलिए याद रखें कि सिंपल सी बात है यदि मान लीजिए फैट विटामिन के का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो कोएगुलेशन है वो किसी भी तरीके से नहीं होगा। हालांकि मेन चीज़ 7th पे का इन्वॉल्वमेंट माना जाता है मेन। बाकी सिंपल सी बात है देखो तो 2nd और 10th के अलावा में तो इंटेंसिव पाथवे नहीं भी काम कर रहा हो तब भी कोई बस की बात नहीं है, एक तरीके कोएगुलेशन हो जाए ना सिंपल से तब भी कोएगुलेशन नहीं हो रहा हमारा। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना है इसके फैक्टर विटामिन के बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारा। तो इसलिए काफ़ी बार जो हम लोग को विटामिन के की डेफिशिएंसी उसमें बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट रहता है। कोई खाली ऐसा नहीं कि इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा कि 7th के साथ आया तो 7th तो सबको याद रहता है हमारा विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर में, और फैक्टर आपको याद रहते नहीं है। तो इसलिए यह चीज़ होती है। तो उसमें क्या कि ये सोच लिया जाता है कि एक्सट्रेंसिव पाथवे नहीं होगा, तो इसलिए क्या पूछ लिया कोई सा भी फैक्टर यदि विटामिन के की डेफिशिएंसी है किसी को भी तो वो किसी प्रकार से चोट लगे, चाहे भले ही इंटरेंसिव पाथवे भी चोट लगे उसका क्लॉट नहीं बनेगा।
चीज़ जाती है, क्योंकि फैक्टर 2 तो सबसे जरूरी है, तो थ्रोम्बिन ही नहीं है, उसका जो सेकंड 10th वाला फैक्टर है वही नहीं है, तो सिंपल सी बात है फिर कहाँ से काम चलेगा इस तरीके से उसका। तो इसलिए ये चीज़ रहती है, सिंपल सी बात है इसके बारे में। और इसके अलावा अब थोड़ी सी हम जैसे ड्रग्स की बात करके चलूँ मैं इसके बारे में, तो जो फैक्टर डिपेंडेंट, जो विटामिन के डिपेंडेंट जो फैक्टर होता है उसको इनहिबिट करने का काम कौन करता है? जैसे इनहिबिट करने का काम जो करता है, जैसे इसके बारे में बात करें जाए, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस भी होते हैं। चलो प्रोटीन सी प्रोटीन एस भी होते हैं। थोड़ा पहले चल मैं थोड़ा सा एंटी थ्रोम्बिन जो जो लास्ट स्टेप जो होती है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम ड्रग्स की चर्चा करेंगे लास्ट टॉपिक में। उसकी मैं सारी ड्रग्स एक बार भी और समझा दूंगा आपको, सिंपल सी बात है। तो फिर आता है हमारे लास्ट स्टेप जो आती है, जैसे हमारे सेकंड इम्यूनोस्टेटिक प्लग आ गया, प्राइमरी इम्यूनोस्टेटिक प्लग आ गया, जो हमारा वेसो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको याद आ गया। फिर आज लास्ट स्टेप वाली आती है हमारी क्रॉस स्टेबलाइजेशन या रिजॉर्प्शन आती है। क्रॉस स्टेबलाइजेशन या रिजॉर्प्शन में क्या होता है? तो क्रॉस स्टेबलाइजेशन या रिजॉर्प्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो हमारे जो एक्स्ट्रा क्लॉट बन जाता है, सिग्नल जाता है कि प्लाज्मिनोजन को, जो एक तरीके से थ्रोम्बिन ही भेजता है, इस तरीके से हमारा वो क्या करता है, इस तरीके से प्लाज्मिनोजन को कन्वर्ट कर देता है हमारे प्लाज्मिन में, जो कि सिंपल सी बात है उसको तोड़ने का काम करते हैं किसका? हमारे फाइब्रिन को। सिंपल सी बात है। तो हमारा क्या हो गया, इस तरीके से प्लाज्मिनोजन हो गया, उससे क्या बन गया, इस तरीके से प्लाज्मिन बन गया। और प्लाज्मिन क्या करता है, इस तरीके से ब्रोक करने का काम करता है फाइब्रिन को। ये ब्रोक करने का काम क्या हो रहा है? क्योंकि सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा सीमेंट आपको पसंद नहीं आएगा ना, कोई सिंपल सी बात है, मकान बनाया सीमेंट ज़्यादा चमक गया उस पर, सिंपल सी बात है, तो मिस्त्री हटाने का काम करता है एक्स्ट्रा सीमेंट, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा सीमेंट हटाने का जो काम है एक तरीके से वो हो रहा है। हालांकि इसमें के नाम पर कुदाली नहीं चलाता, खाली बस ऊपर से प्लास्टर सा कर देता है, वो एक अलग बात है। कि सिंपल सी बात है, बस ये एक्स्ट्रा फाइबर्स को तोड़ने का काम करता था कि एक स्टेबल जो फैक्टर होता है वो बने, ऐसा नहीं ज़्यादा नहीं, वो ज़्यादा पूरी आर्टरी ब्लॉक कर दी उसने, ये नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पूरा मतलब जमा होता जा रहा है, इतना ज़्यादा हो गया कि सिंपल सी बात है उसने ब्लॉकिंग कर दिया। ये कौन करता है इसको? ज़्यादातर जो फैक्टर होता है वो होता है हमारे ऐसे टीपीए रहता है, बाकी सिंपल सी बात को थ्रोम्बिन एक्टिवेशन करने का काम कर जाता है, तो थ्रोम्बिन एक्टिवेशन करने का काम करता है। और उसके अलावा फैक्टर 12 भी आ जाता है इस तरीके से। ये काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ रहती है, काफ़ी किताब मेंशन नहीं होता, तो रॉबिन्स में मेंशन है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। तो इसलिए फैक्टर 12 भी इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व रहता है हमारे प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में। तो इसलिए क्या होता है, एक तरीके से जब भी पूछा जाता है कौन सा फैक्टर ऐसा है जिससे जिसकी कमी होने से लीस्ट संभावना रहेगी ब्लीडिंग होने की, तो उसमें आंसर दिया जाता है हमारा फैक्टर 12 का। क्यों दिया जाता है? क्योंकि सिंपल सी स्टार्टिंग प्रक्रिया तो वही कर रहा है, फिर भी कम ही दिया जाता है, क्योंकि जो फैक्टर 12 है उसका सिंपल सी बात है हमारा जो कोएगुलेशन को स्टार्ट करने में तो योगदान है ही है, उसके अलावा उससे ज़्यादा योगदान उसका सिंपल सी बात है उसको थ्रोम्बोलाइसिस करने में ज़्यादा योगदान है उसका सिंपल सी बात है। इसलिए ये क्या होता है, इसलिए इससे पता चलता है हमारा जो फैक्टर 12 है वो लीस्ट डिपेंडेंट फैक्टर है। एक तरीके से आप कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा फैक्टर है इसकी कमी से लीस्ट संभावना रहेगी ब्लीडिंग बढ़ने की, तो वो हमारा फैक्टर 12 जाएगा। तो इसलिए फैक्टर 12 इस प्रकार इस जगह इन्वॉल्व रह जाता है, सिंपल सी बात है। फिर उसके अलावा बात करके चलें हम, जैसे ये थ्रोम्बिन एक्टिव होगा, इसके आधार पर हम ड्रग्स के भी यूज़ कर लेते हैं। बाकी एक फैक्टर और लिया जाता है, वो आता है हमारा एंटी थ्रोम्बिन 3। एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या करता है? एंटी थ्रोम्बिन 3 होता है वो करता है इस तरीके से इन सब फ्री फैक्टर को इनिबिट करने का काम करता है। अब ये बात खाली आप थॉटिकल लेवल पे याद रखें, सिंपल सी बात है, हमारा फैक्टर 2 को इनिबिट करने का काम करता है। और जो फैक्टर है हमारे सिंपल सी बात है जो भी है, जैसे अभी तो मेन न्यूज़ है ये ध्यान रखना, उसके अलावा 10th आप याद रख सकते हैं थोड़ा सा, सिंपल सी बात है। और जो फैक्टर है पे एक्स्ट्रा वगैरह भी याद कर लेना। तो इस तरीके से ये चीज़ हमारा याद चीज़ हो गई। बेसिकली एंटी थ्रोम्बिन के टारगेट जो रहते हैं हमारे वो रहते हैं, ये दोनों टारगेट रहते हैं, और फैक्टर भी टारगेट हो सकते हैं वैसे, सिंपल सी बात है। फिर आता है फिर हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा एस्पेक्ट तो हमारा आ जाता है स्टार्ट। तो एक्स्ट्रा एस्पेक्ट के बारे में बातचीत करूँ तो इसमें मैं ड्रग्स के बारे में बात करूँगा, एक आध डिसऑर्डर बोलूँगा। उससे पहले मैं डिसऑर्डर बता देता हूँ। तो डिसऑर्डर आता है हमारा सिंपल सी बात है फैक्टर 5 लेडेन।
कि काफ़ी बार जब रिस्क फैक्टर वाली डिजीज पढ़ेंगे, जैसे मैं एथेरोस्क्लेरोसिस से बात करूंगा तो उसमें बताऊंगा, या डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे कि जो फैक्टर 5 लेटेन है वो क्या करता है, कोएगुबिलिटी बढ़ा देता है, वो क्यों बढ़ा देता है। तो फैक्टर 5 हमने बात करी थी कि इंपॉर्टेंट पार्ट है, 10th के हम भाग ले रहा था कि इसमें जो कोएगुलेशन वाली प्रक्रिया में था। तो फैक्टर 5 लेटेन जो होता है उसको इनिबिट करने का काम जो करता है वो हमारे फैक्टर सी और एस कर देते हैं। तो फैक्टर सी और एस क्या करता है इस तरीके से, उसको इनिबिट करने का काम करता है, जो कि हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि सिंपल सी बात है, जो है इस तरीके से उन पे उसके लेकर रजिस्ट्रेशन आ गई है। तो इसमें क्या फैक्टर 5 लेटेन पे क्या होता है, प्रोटीन सी रेजिस्टेंस फैक्टर कौन सा हो गया हमारा, प्रोटीन सी रेजिस्टेंस फैक्टर 5। अब फैक्टर 5 उसके अलावा हम बात करें प्रोटीन सी और प्रोटीन एस का मैंने काम बताना भूल गया था। प्रोटीन सी और प्रोटीन एस का जो काम है वो इनिबिशन करना है, किसको, हमारे सिंपल बात है तो 8th फैक्टर जो होता है उसको इनिबिशन करने का काम करता है, और जो हमारा 5th फैक्टर जो होता है उसको इनिबिशन करने का काम होता है। इस प्रकार ये क्या करते हैं, इस तरह से एंटी कोएगुलेशन का काम करते हैं प्रोटीन सी और प्रोटीन एस, जो कि विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर ही है। सिंपल सी बात है, जिसके कारण का क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो उसी चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो उसके अलावा एक और जो 2-4 में फैक्टर या इनिबिशन वगैरह वो है उसके बारे में बातचीत कर लेता हूँ। चलो अब ड्रग्स के बारे में आते हैं सबसे पहले। तो ड्रग्स में सबसे पहले जब भी आपको एंटी कोएगुलेंट के बारे में पूछा जाता है, सबसे पहले आपके दिमाग में आती है कौन सी, हमारे हेपेरिन और वारफेरिन। हेपेरिन ज़्यादा पहले दिमाग में आती होगी, हेपेरिन और वारफेरिन। हेपेरिन का क्या काम है, जो हेपेरिन का जो काम आता है वो इस तरीके से सेकंड फैक्टर पे काम करता है, और हमारे क्या करता है इस तरीके से 10th फैक्टर जो होता है उस पर काम करता है। ये एक्टिवेटेड फैक्टर को इनिवेट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्टिवेशन को इनिवेट कर रहा है। सिंपल दिया था अभी वारफेरिन को एक्सप्लेन करूंगा, जो विटामिन के बार डिपेंडेंट फैक्टर जो होते हैं, जिसमें क्या होता है पैकेज होते हैं अल्फा ग्रुप कार्बोक्सिलेज वाली, तो उसको क्या है कि इनिवेट करने का काम करता है, जिसके कारण क्या है कि इस तरीके से वो क्या करता है जैसे विटामिन की काम नहीं कर पाते थे, इपोक्साइड रिडक्टेज वाली प्रक्रिया होती है। अब जैसे इसको एक्सप्लेन तो मैं जैसे विटामिन की नहीं करूँगा, तो उस विटामिन की जो बायोकेमिस्ट्री तो एक्सप्लेन करूँगा, तो इसलिए इसमें ये चीज़ आना वन बारी विटामिन के डिपेंडेंट जो फैक्टर है उसको काम करने नहीं देता। तो सिंपल सी बात है, जो विटामिन फैक्टर 10 है वो फैक्टर 11 में एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिंपल सी बात है विटामिन के चाहिए होता है। तो सिंपल सी बात है वही चीज़ के सिम्टम जो होते हैं वो तो चीज़ें यही जैसी दिखनी चाहिए, सिंपल सी बात है। फैक्टर जैसे दो अलग क्यों आ गए, वारफेरिन एंड हेपेरिन में क्या अंतर है? तो जो एक्टिवेट होने के बाद जो होता है उसको इनिबिट करने का काम करता है हमारा हेपेरिन, लेकिन इसके एक्टिवेशन वाली प्रक्रिया जो होती है उसको इनिबिट करने का काम करता है हमारा कौन, वारफेरिन। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना, जो एंटीथ्रोम्बिन 3 है उसका और हेपेरिन का लगभग सेम ही काम है, करने में ओवरलैप भी आ जाता है चीज़ों में कि लगभग इनका सेम काम सा रहता है। तो ये ध्यान रखना, फैक्टर 2 और फैक्टर 8, फैक्टर 2 और फैक्टर 10 जो होते हैं हमारे मेन फैक्टर, उनको इनिबिट करने का काम करता है हमारा हेपेरिन। ठीक है, इसमें क्या करता है इस तरीके से एक्टिवेशन करने का, डिक्रीज एक्टिवेशन ऑफ डिपेंडेंट फैक्टर। तो एक तरीके से हमारे आगे एंटी कोएगुलेंट में। फिर इसके बारे में बातचीत करेंगे थोड़ा सा स्पेसिफिक और जाते हैं थोड़ा सा। तो स्पेसिफिक 10 ए को इनिबिट करने वाले का करते हैं हमारे इस तरीके से, तो उसका नाम आता है एपिक्सावेन। तो जैसे फैक्टर 10 ए स्पेसिफिक की बात करूंगा मैं, तो उसमें आता है एपिक्सावेन और एंडोक्सावेन। तो इसमें जाने का बैन का मतलब इस तरीके से बैन कर दिया फैक्टर, और किसको फैक्टर को बैन किया हमारे 10 ए को। तो सा और बैन लगाना, एपिक्सावेन, एंडोक्सावेन और रिबोक्सावेन। ये नाम याद रखें, पूछा जा सकता है। एक बार मैं जानकारी कौन सी बात है, सेमिस्टर की बात है उस समय, तो सेमिस्टर में एक क्वेश्चन आता है रिबोक्सावेन का क्या काम रहता है, रिबोक्सावेन पे क्वेश्चन पूछ लिया उसने, लगा लो। तो रिबोक्सावेन पे क्वेश्चन पूछ लिया तो सिंपल सी बात है, और हम बता ही नहीं पाए कि सिंपल सी बात है क्या
काम करता है रिवोक्सावेन। तो इसलिए उसने रिवोक्सावेन का जैसे एंटीडोट पूछा था, जैसे एंटीडोट के बारे में भी चर्चा कर लूँगा। तो उसमें क्या कि उसमें ये पूछा था, हमें लास्ट तक समझ में नहीं आया, सबने चर्चा करी थी कि रिवोक्सावेन, क्योंकि एपिक्सावेन तो जान रहता था शुरुआत में, पहली मीनिंग थी, उसके बाद आगे के नाम है होते हैं वो भूल जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना एपिक्सावेन। सावेन से आप लगा सकते हैं, सावेन जब भी दी जाए, एंडोक्सावेन, रिवोक्सावेन। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा हमारा फैटर ए है वो क्या करता है, इनिबिटर करने का काम करता है। तो फैक्टर ए के इनिबिटर कौन है, इस तरीके से कौन है, मैंने सिंपल सी कहते हैं एपिक्सावेन, एंडोक्सावेन, रिवोक्सावेन। एंटीडोट इसका लिया जाता है एंडेक्सिनेट अल्फा लिया जाता है। इसे बात कर चलो, मैं एंटीडोट भी ले देता हूँ यहाँ पे। तो एंटीडोट रहता है इसका एंडेक्सानेट अल्फा। ये थोड़ी देर अब कॉम्प्लेक्स चीज़ आ जानी हुई, फार्माकोलॉजी पूछा था स्टार्ट होगी, तो इसलिए ध्यान रखना एपिक्सावेन, इंडोक्सावेन, रिवोक्सावेन और एंडोक्सावेन अल्फा, तभी याद कर लेंगे इसको। तो खैर एक्सप्लेन मैं इनको तब भी करूँगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे बतानी होंगी तब मैं फार्मा के हिसाब से बताऊँगा। तो इसलिए हमारा हो गया फैक्टर 10A के इनिबिशन के बारे में बातचीत होगी। फिर हम बच्चे कुछ फैक्टर के बारे में बातचीत करूँ तो फैक्टर 10A हो गया। फिर ऐसे सिंपल सी बात है, सेकंड के भी तो स्पेसिफिक हो सकते हैं, सेकंड ए के स्पेसिफिक। तो सेकंड ए के स्पेसिफिक जो इनिबिटर है उसके बारे में बातचीत करूँ तो वो आता है हमारा एवागेट्रोबेन और डेबिगाट्रेन। क्या था हमारे एर्गाटोबेन और डेबिगाट्रेन, एर्गाटोबेन, ये थोड़ा सा म्यूजिक से मैं मुझे याद था। तो एर्गाटोबेन, डेबिगाट्रेन, थोड़ा सा अब एक याद रहेगा, थोड़ा सा आसानी से याद रह जाएगा, जिससे एर्गाटोबेन, डेबिगाट्रेन। तो इसके लिए ये चीज़ ध्यान रखना कैसे है हमारा एर्गाटोबेन, डेबिगाट्रेन। इसकी एंटीबॉडी आ जाती है ड्रग्स जुकाम जैसे डेबिगाट्रेन के लिए यूज करती है, इसके बारे में इतना याद रखना ही रहती है। एर्गाटोबेन, डेबिगाट्रेन याद रखना ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। तो इसलिए फैक्टर 2A के भी इनिबिशन आ गया हमारे इस तरीके से। फिर हम आते हैं इस तरीके से हेपेरिन का काम हो गया, वॉरफेरिन पे जो आता है वो इस तरीके से ये आता है इस तरीके से। वॉरफेरिन का भी हेपेरिन का भी एंटीडोट बताया था मैं, इसका एंटीडोट होता है हमारा प्रोटामिक सल्फेट। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ये पूछे नहीं पूछा जाए तो ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाते हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटामिक सल्फेट का पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा यदि आप क्रेडिट पार्टी उठाए तो इसलिए उसको ये तो आपको गलत होना ही नहीं चाहिए। प्रोटामिक सल्फेट ये भाई ध्यान से साथ मेन पेपर में भी आया था इसका क्वेश्चन। ये चीज़ एक तरीके से क्या हुई हमारे प्रोटामिक सल्फेट वाली बात होगा। तब ये एक तरीके से हमारा ज़्यादातर काम हो गया। वारफेरिन के केस में जब एंटीडोट पूछा जाता है तो ये बड़ा शायद सेमेस्टर में पूछा गया था। तो सबसे प्राइमरी जो हमारा रहता है वो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा रहता है प्राइमरी, और उसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी में विटामिन के। तो विटामिन के डिपेंडेंट विटामिन के तो एक्टिवेशन हो रहा था, विटामिन के की डोज बढ़ा ये चीज़ होती है। तो सिंपल सी बात है, जब मैंने देखा था इसमें वॉरफेरिन में, तो वॉरफेरिन विटामिन सी का प्रोटीन सी और प्रोटीन एस के इनिबिशन का भी काम कर रहा है, फैक्टर का भी काम कर रहा है। तो कौन सी रिएक्शन पहले होगा? कोई सिंपल सी बात है, विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर है वो, तो सिंपल सी बात है। तो ये भी आ गया इस तरीके से हमारे क्या कहते हैं प्रोटीन सी प्रोटीन है, और सिंपल से प्रोकोलैंडिन भी है। तो वॉरफेरिन जो होगा वो कौन पे काम करेगा पहले? तो सिंपल सी बात है वो एंटीकोगुलेंट पे भी काम कर सकता है, प्रोकोलैंडिन पे भी काम कर सकता है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना, जो इनिशियल स्टेज जो होती है उसमें क्या काम करता है, वो एंटीकोगुलेंट पे पहले काम करता है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद वो काम करता है हमारा किस पे? प्रोकोगुलेंट पे। तो इसलिए जब भी हम शुरू बाद में किसी को चढ़ा देते हैं तो वो क्या सिंपल सी बात है, विटामिन जो हमारे जो फैक्टर जो हमारे एक तरीके से जो कोएगुलेशन कैस्केड वाले थे वो तो उतने कम हुए नहीं, बल्कि जो उसको इनहिबिट करने वाले फैक्टर थे वो जल्दी कम हो गए, जिसके कारण क्या होता है कि हमको सिवियर ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए क्या कि जब भी वॉरफेरिन हम देते हैं तो उस केस में वॉरफेरिन जैसे देनी होती है, कुछ कंडीशन में वॉरफेरिन नहीं होती है, तो उस केस में हम इनिशियल डोज क्या कि हम देते हैं एक तरीके से किसी हेपेरिन की, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं किसको? वॉरफेरिन को। तो ये तरीके से ये ड्रॉबैक माना जाता है वॉरफेरिन का। वॉरफेरिन हेपेरिन के कंपेरिजन हम लोग सिंपल जाते हैं, फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से फार्माकोलॉजी के, तब हम उसकी चर्चा की जाएगी।
तो ये तरीके से ये चीज़ हो गई हमारे किसके बारे में। तो लास्ट में बात आती है हमारे फाइब्रिनोलाइटिक्स की। फाइब्रिनोलाइटिक्स का जो काम है वो कौन कर रहा है इस तरीके से, यही तो कर रहा है। इसमें ये चीज़ जानना है एंटी कोएगुलेंट और फाइब्रिनोलाइटिक्स से गला हुआ है स्टेज क्रम जो हमने इसको देखा है वो स्टेज एक ही स्टेज में देखा है। तो इसलिए इसकी चीज़ दिखा रहा है जब भी एंटी प्लेटलेट ड्रग पूछे तो आपको किससे पूछना है, प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लाक को सोचना है। आपसे एंटी कोएगुलेंट पूछे किसको पूछना है, सेकेंडरी हीमोस्टैटिक प्लाक को सोचना है। और आपसे फाइब्रिनोलाइटिक पूछे तो यह समझ जाना लास्ट स्टेप पे मान लो पहुंच गया, फाइब्रिनोलाइटिक की पूछे तो आपको चौथी वाली स्टेप को पूछना है। इसको आपस में इंटरप्रेट नहीं कर देना है, जो एक स्टेप में बोलना है उसको आप कहीं ना कहीं इंटरप्रेट कर सकते हैं। एंटी प्लेटलेट्स के नाम पर ड्रग आती है और ड्रग आती नहीं है। बाकी ये जगह मतलब ये हो सकता है कि आप हेपेरिन या वारफारिन दे दें या फिर कुछ और कर दें, जैसे कि इसको मतलब इसकी जगह ये कर दें ये कर दें। तो ये चारों आपस में कहीं भी यूज किया जा सकती है क्योंकि ये सारों का सारा काम किसमें कोएगुलेशन पाते हुए हैं। फाइब्रिनोलाइटिक को अंदर नहीं कूदाना और इधर को फाइब्रिनोलाइटिक में नहीं कूदाना है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो सिंपल सी बात है, आप फाइब्रिनोलाइटिक्स पूछे आपसे या फिर सिंपल से थ्रोम्बोलाइटिक भी पूछ लेता है, एक ही बात है। तो उसमें आपको कभी भी ये चीज़ नहीं करनी कि हेपेरिन वारफारिन कूदा दी, उसमें ये एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट अपने आप में एक अलग चीज़ है और फाइब्रिनोलाइटिक अपने आप में एक अलग चीज़ है। ये मेरा कन्फ्यूजन हुआ करता था काफ़ी बार में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सिंपल सी बात है, मेरा फर्ज है बताना। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें। इसमें सबसे पीच क्वेश्चन पूछा जाता है वो आता है हमारा काफ़ी आसान है, तो आता है एल्टे प्लेज और उसके अलावा आता है टेनेस्टे प्लेज। प्लेज आएगा ध्यान और उसके अलावा रीटे प्लेज भी आता है। प्लेज से ध्यान रख सकते हैं तरीके से। तो ये तरीके से ये हमारा वीडियो लेक्चर वो ख़त्म हो गया। मैं रिवाइज करा देता हूँ सारे फट चीज़ों को। तो इसलिए सबसे पहले जो हमारा हीमोस्टैटिस होता है वो सिंपल से आता है। हमने ये सोच रहे हो कि हीमोस्टैटिस उठाया नाम में कहाँ रावण शुरू हो गई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नाम है। इसलिए हीमोस्टैटिस की बात करते हैं तो अब इसको स्टेप को तोड़ा दीजिए, पता ही होगा। मेन चीज़ आती है कौन सा हमारा फैक्टर वन वॉल्व एलिगेंट फैक्टर वाला था, उसमें स्टेबिलिटी फैक्टर आता है। कौन सा हमारा डेसिमोप्रेसिन, जो हमारा सबसे पहले कौन सी चीज़ होती है हमारे सिंपल सी एक्सपोजर, जिसमें 1 मिलीग्राम फैक्टर जो होता है हमारे इंजर्ड साइड पे जाकर जुड़ता है। फिर क्या होता है हमारा एडेशन होता है। एडेशन में क्या होता है हमारी जो प्लेटलेट्स होती है वो 1 मिलीग्राम फैक्टर से जाकर जुड़ती है और जो किसकी सहायता से GP1B की सहायता से। और उसमें जो डिफिशियंसी होती है इससे क्या हम कहते हैं तो बेर्नार्ड शोले सिंड्रोम कहते हैं। फिर उसके बारे में बातचीत करके चलो। फिर हमारा जो आता है फैक्टर जो उसके बाद जो प्लेटलेट्स जिसके कारण होता है प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन में क्या होता है हमारा जो ADP जो होती है उससे कौन सा ADP जुड़ती है हमारे P2Y12 से जुड़ती है, जिससे कारण क्या होता है हमारा GP2A GP2B और 3A होता है वो निकलता है। और जिसके कारण क्या होता है GP2AB GP3AB और उससे कारण दूसरी प्लेटलेट जुड़ती है जिससे कारण प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है। तो ये एग्रीगेशन वाली प्रक्रिया है जिसको यदि डेफिशिएंसी होगी जिसके कारण तो उसके कारण कौन सी चीज़ें जुड़ेगी ग्रेन्युलर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। जो उसका हमारा एक्टिवेशन है वो डिफेक्टिव करने के लिए कौन सी हम एंटी प्लेटलेट ड्रग यूज करते हैं तो प्रेपिडोग्रेल प्रासोग्रेल यूज करते हैं और टिकाग्रेल भी यूज कर लेते हैं। उसके अलावा जब भी हम बात करके चले उसके इनिबिशन की जो G3B वाले का ना तो उसमें ध्यान रखना एपिक्साबेन तो सबको याद आता है, एपीफेवालेटाइड और टीरोफेवेन है वो ध्यान रखना। थोड़ी सी ये अनस्टेबल एंजाइन है, कल ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है तो इसलिए मैं इसको बार बार फोकस कर रहा हूँ चीज़ों को बताने में। वो अनस्टेबल एंजाइन है जो मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा तो ये ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। उसके लिए सबसे पहले जैसे मान के चलो जैसे पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ले भी खाली ड्रग पूछ ले तो उसमें सीधा आ जाता है इनका एपीफेवालेटाइड और टीरोफेवेन वाला। ये तरीके से ये चीज़ हो गई हमारी सिंपैथी बातें। इनको अब लिख के याद रखते हैं, मुझे बहुत कन्फ्यूजन हुआ है इनको लिखने में। फिर उसमें आ जाते हैं सेकेंडरी हीमोस्टैटिस फैक्टर की। तो सिंपल सी बात है बात करके चलो जो 7th वाला फैक्टर था हमारा सिंपल सी बात है जो हमारा एक तो सिंपल सी बात है एक्सटेंसिव पाथवे इन्वॉल्वमेंट रहता है और इंटेंसिव पाथवे इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो एक्सटेंसिव पाथवे जो रहता है हमारा उसको कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा टिश्यू फैक्टर से, जिसमें क्या हमारा फैक्टर 7 का एक्टिवेशन होता है। और उसके अलावा बात करके जाना जो हमारा इंटरेस्टिव पाथवे होता है उसमें क्या होता है तो इंटरेस्टिव पाथवे जो होता है हमारा उसमें जो है एक तरीके से सिंपल जो हमारा फैक्टर 12 से स्टार्ट होता है देखने को मिलता है, जो कि लास्ट में कॉमन किस स्टेज पर आ जाता है हमारे 10th के एक्टिवेशन में, जिसमें सिंपल 8th वाला फैक्टर भी काम करता है और उसके अलावा 9th वाला फैक्टर उसको एक्टिवेशन करने का काम करता है। जैसे मैं थोड़ा सा उसको बढ़ा के सुन लूँ, जैसे मैं बिना देखे बोल रहा था तो आपको पता चलना चाहिए, थोड़ा सा दिखते रहना चाहिए ये चीज़ है।
तो सिंपल सी बात है, ऐसे एक टाइम हो गया था। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ हो गई मेरे फैक्टर। इससे लास्ट स्टेज में कहाँ पहुँच जाता है हमारा थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। और तो क्या बनता है थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन को भी फाइब्रिन में बदलने का काम करता है थ्रोम्बिन। इसलिए थ्रोम्बिन के 3-4 काम हो जाते हैं, 2-4 मैंने बताए नहीं। तो इसलिए एक तो ये काम हो गया हमारा, एक तो फाइब्रिनोजन को बनाने का एक्टिवेशन करने का काम हो गया। एक क्या काम हो गया हमारा, एक तो एंटीथ्रोम्बिन 3 को भी कौन एक्टिवेट करता है, इस तरीके से हमारा थ्रोम्बिन एक्टिवेट करता है। और क्या एक्टिवेट करने का काम करता है थ्रोम्बिन हमारा, वो करता है हमारा प्लाज्मिनोजन प्लाज्म को एक्टिवेट करने का काम करता है हमारा प्लाज्मिन में। तो एक तरीके से ये एक तरीके से एक्टिवेशन का काम होगा प्लाज्मिन में। उसके अलावा जैसे PgI2 NO वगैरह काफ़ी ज़्यादा फैक्टर रहते हैं। आप सेकेंडरी किताब उठाएंगे आपको काफ़ी सारे उपयोग मिलेंगे थ्रोम्बिन के। तो इसलिए ये चीज़ की एक्टिवेशन करने का काम रहता है, सिंपल सी बात है। ड्रग्स के वगैरह में बात करके चलो कौन कौन सी ड्रग्स इन्वॉल्व रहती है, सिंपल सी बात है इसमें। तो एक आती है हमारे हेपेरिन। हेपेरिन का सिंपल सी बात है जो मेन काम रहता है वो हमारा 10th फैक्टर और 11th फैक्टर जो एक्टिवेटेड फैक्टर है उनको आगे काम करने से रोकने का काम होता है हमारा किसका, हेपेरिन का। जिसमें आगे कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन भी आ जाता है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन मैंने मैक्सिम मेंशन किए नहीं, उसमें आता है हमारे एनोक्सापेरिन। अब याद रख सकते हैं, वैसा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं लिख देता हूँ फिर, तब मैंने लिखा नहीं था। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन क्या आता है, एनोक्सापेरिन। और क्या आता है हमारा डेल्टापेरिन, एनोक्सापेरिन डेल्टापेरिन आ गया। तो इसलिए सिंपल सी बात है, हम ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे हेपेरिन और उसके किसके, हमारे वारफेरिन के। तो हेपेरिन आता है तो 2nd और 10th को काम करता है तरीके से इनिबिट करने का। जिसमें बात करते हैं लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन में कहते हैं, एनोक्सापेरिन और कहते हैं डेल्टापेरिन। और उसके अलावा क्या कहते हैं हमारा 3rd A में जो हमारा 10th A का जो फैक्टर जो होता है उसको इनिबिट करने का काम कौन करेगा, तो वह करे एपिक्साबेन, एनोक्साबेन, साबेन लगाइए। जहाँ पे साबेन जो होता है रिवोक्साबेन, साबेन बेंटेन याद रखते हैं। जो हमारा बेंटेन है वो 10 इसलिए नहीं है, बेंटेन याद रखा, शो देखा आपने, तो बेंटेन याद रख सकते हैं। जो हमारा बेन है वो 10 को इनिबिट कर देता है, एपिक्साबेन, एंडोक्साबेन, रिवोक्साबेन। इसका एंडोक्साबेन अल्फा ध्यान रख सकते हैं चाहे तो। फिर उसका 2nd A में जो ध्यान आता है उसका ध्यान होता है डेबिगाट्रान। तो डेबिगाट्रान आप याद रख सकते हैं एक तरीके से। और एरगाटोबेन जा सकते हैं, एरगाटोबेन डेबिगाट्रान, एरगाटोबेन डेबिगाट्रान। डेबिगाट्रान का इनिबिशन वाला फैक्टर रहता है, उसकी स्पेलिंग में ध्यान नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ आपको, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखते हैं। उसके अलावा फाइब्रोनेलेटिक थोड़ा सा याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फाइब्रोनेलेटिक काफ़ी बार पूछा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है फाइब्रोनेलेटिक, एलटेपेज, टेनेस्टेपेज और रीटेपेज। तो इस तरीके से ये चीज़ हमारी हो गई, सिंपल सी बात है। हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्सपर्टी मैंने काफ़ी हद तक कवर कर लिया इसमें। और उसके अलावा मैंने हीमोस्टैटिस तो चढ़ा इतना लंबा, हीमोस्टैटिस कोई कवर नहीं करता, मैं कवर करता हूँ, इसलिए हमारा हीमोस्टैटिस का है वो कवर हो गया है। सिंपल ज़्यादा अगले लेक्चर में मैं थोड़ा सा डिसऑर्डर्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट आएगा पूरा प्रॉपर वो। उसके बाद सारे डिसऑर्डर जो होते हैं हमारे ब्लीडिंग के उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा सा केस सॉल्व करना बताऊँगा कैसे कैसे आप केस सॉल्व कर सकते हैं।